आई एम दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 14 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कट्स थाउजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट राइट्स टाइटल्स। तो थाउजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट राइट टाइटल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में 3 डिस्ट्रिक्ट के अक्रॉस जो फॉरेस्ट राइट टाइटल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनको वापस ले लिया गया, ऐसा बोल रहा है। हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से उनको हटा लिया गया है ओवर द पास्ट 18 मंथ्स। तो ये आरटीआई एक्ट में जो अपन इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये डाटा हमको पता चला। ऑफिशियल एडमिट अर्लियर हाई फिगर्स हैव बीन ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग एंड एरर्स इन रिकॉर्ड कीपिंग। तो ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि पहले जो हाई डाटा आ रहा था कि इतने ज़्यादा फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं, वो रिपोर्टिंग में एरर के कारण आ रहा होगा। अब की हाइलाइट्स में देखते हैं तो टाइटल्स रिमूव्ड इंक्लूड 2788 इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट टाइटल्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स। कहाँ? कोंडागांव, सूरजपुर और सरगुजा में। 50% ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स हैव बीन रिमूव्ड इन कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट सिंस 2022। अब देखो फॉरेस्ट राइट्स में कौन कौन से टाइप के राइट्स होते हैं और एफआरए क्या होता है वो हम देखेंगे। तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स की बात करें तो ये ग्रांट करता है राइट्स टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड। क्या कल्टीवेट करने के लिए? फॉरेस्ट लैंड कल्टीवेट करने के लिए अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट फॉर लाइवलीहुड। मतलब एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आप फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेट कर सकते हो। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स क्या होता है? ये अलाउ करता है विलेज कम्युनिटी को मैनेज करने के लिए और यूज़ करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सस्टेनेबली। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड, अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एलिजिबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो रिसीव कर सकते हैं राइट्स टू लिव इन एंड कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड्स एंड टू मैनेज एंड यूज़ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, ये सब राइट्स वो ले सकते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो सेंसस 2011 के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 30%। ठीक है, फिर नेक्स्ट है SMICC अपॉइंट्स रवि नारायणन एज CEO। तो SMFG जो इंडिया क्रेडिट है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। देखो इसका नाम मत याद रखना क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ इसलिए हम देख रहे हैं। तो किसको अपॉइंट किया है? रवि नारायणन को CEO। अब इसमें ये जो की हाइलाइट्स भी है वो भी काम के नहीं है। सीधे हम आते हैं की फैक्ट्स में। सेकेंड पॉइंट कि NBFC होती क्या है? तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो प्रोवाइड करती है बैंकिंग लाइक सर्विसेज। तो क्या क्या? जैसे लोन्स, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, एसेट फाइनेंसिंग, ये सब प्रोवाइड करते हैं, बट डज नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस। इसलिए इनको बोला गया ना नॉन बैंकिंग। तो इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है एंड के नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। और पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है एंड दे के नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। नेक्स्ट इज NBFCs प्ले अ की रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के हिसाब से RBI रेगुलेट करता है NBFC को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट यूक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन प्लान टू सॉफन ब्लो ऑफ US टेरिफ्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिवाइजिंग इट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो जो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं टारगेट करने के लिए सेक्टर्स को मोस्ट इम्पैक्टेड बाय, जो सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं रिसेंट US टैरिफ जो लगा है ना इंडियन गुड्स पे, उससे। The updated plan will prioritize MSME exporters in tariff hit sectors such as textile, shrimp exports, organic chemicals और machinery। और उनको ऑफर करेगा क्रेडिट गारंटी, स्पीडी क्लियरेंसेज एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस की हाइलाइट्स में देखते हैं कि जो टेरिफ हिट सेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं मेनली। तो अपैरल एंड टेक्सटाइल है, श्रिम्प एक्सपोर्टर्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, मशीनरी है और मैकेनिकल अप्लाइंसेज हैं। ठीक है, अब MSME exporters will receive easier access to export credit, cross-border factoring support and help to tackle non-tariff barriers in overseas markets। क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो MSME की, वो एक्सपैंड होगी और पोटेंशियली कवर करेगी अप्रॉक्सीमेटली ₹100 करोड़। की फैक्ट्स में आते हैं कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका एम है बूस्ट करना इंडिया के एक्सपोर्ट को बाय इंप्रूविंग ट्रेड फैसिलिटेशन, मार्केट एक्सेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज इन ग्लोबल मार्केट। कहाँ पे? ग्लोबल मार्केट में। ये पहली बार आया था बजट 2025-26 में, मतलब इसी साल के बजट में। MSME कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 48% टू इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉय ओवर 11 करोड़ पीपल। 48% कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। इंडिया का जो टोटल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में वो अप्रॉक्सीमेटली $435 बिलियन था। ठीक है, और USA इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। हम क्या है, हम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उस USA में, अकाउंटिंग फॉर 17% ऑफ हमारा टोटल एक्सपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज
आरबीआई प्रिस्क्राइब 7 सूत्रास फॉर एआई एडॉप्शन इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो जो गाइडलाइंस आती है ना, जैसे जो रेगुलेटर्स देते हैं, तो आरबीआई ने 7 सूत्र दिए हैं कि किस हिसाब से एआई का एडॉप्शन हम कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। तो किस नाम से दिया है? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बार फिर से देखिए, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फ्री एआई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन से 7 सूत्राज है? तो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, फेयरनेस, प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेनेबल बाय डिज़ाइन। ठीक है, 26 एक्शनेबल रिकमेंडेशंस हैं जो आउटलाइन किए गए थे अंडर 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिस्क मिटिगेशन, गवर्नेंस, प्रोटेक्शन एंड एश्योरेंस। ठीक है, फिर इनोवेशन सैंडबॉक्स क्या है? एक टेस्ट है जिसमें एआई मॉडल्स को टेस्ट किया जाता है इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड प्रमोट इंडिजीनियस फाइनेंशियल सेक्टर स्पेसिफिक एआई टूल्स। ठीक है, की फैक्ट्स देखते हैं कि जो इंडिया का एआई मार्केट है इस प्रोजेक्टेड टू रीच $23 बिलियन बाय 2027। और आरबीआई ने इसके पहले लॉन्च किया था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क टू टेस्ट फिनटेक इनोवेशन अंडर कंट्रोल्ड सेटिंग्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मूडीज अपग्रेड्स पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग। तो मूडी रेटिंग है ना, जो रेटिंग एजेंसी है, उसने अपग्रेड किया है पाकिस्तान के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को फ्रॉम CAA2 टू CAA। और ये इम्प्रूवमेंट सपोर्ट किया इज सपोर्टेड बाय असिस्टेंस फ्रॉम IMF और ADB। तो पाकिस्तान को किससे किससे सपोर्ट मिला है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, अब ये जो कितना कितना लोन है ये हमको याद नहीं करना है, हम सीधे आएंगे कि अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है। तो पहले तो हम मूडी तो देख ही लिए, उसके बाद S&P ग्लोबल रेटिंग। तो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, फिच रेटिंग्स है और S&P ग्लोबल रेटिंग्स, जिसने और उसके पहले भी इसको अपग्रेड किया था डेटा को, इसलिए 2 बार लिखा है। अब की फैक्ट्स में देखते हैं कि जो मूडी रेटिंग्स है आर क्रेडिट रेटिंग्स असाइंड बाय मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस। तो ये कंपनी है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, वो असाइन करती है रेटिंग और वो क्रेडिट वर्दीनेस बताती है बोरोवर्स की, जो रेंज करता है फ्रॉम हाई क्रेडिट टू स्पेकुलेटिव और जंक। तो ए फिर AA, मतलब कैपिटल में और स्मॉल ए हाई ग्रेड के लिए, और फिर जब C तक जाते तो जंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मूडी का? न्यूयॉर्क USA में। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है मॉनेटरी कोऑपरेशन और इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड और प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते तो ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो स्टैब्लिश हुआ 1966 में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन और रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। अब सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की बात की जाए तो ये रिफ्लेक्ट करती कंट्री की एबिलिटी को टू मीट एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस एंड इन्फ्लुएंस इट्स बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम प्राइड, बिहार प्रगति विंस गोल्ड इन बॉक्सिंग। तो बिहार की जो प्रगति राज है, एक लड़की वन गर्ल फ्रॉम बिहार, शी हैज़ वॉन गोल्ड इन बॉक्सिंग। तो प्रगति राज फ्रॉम बिहार हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग, मार्किंग हर फर्स्ट विक्ट्री एट द नेशनल लेवल। ठीक है, तो किस लेवल पे जीती है? सब जूनियर नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2024 और 2025 और पटियाला पंजाब में हुआ था और 46 kg कैटेगरी में उसने कम्पीट किया था। प्रगति राज कहाँ से है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, बिहार के और उनके कोच थे रवि कुमार। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम सीधे, ये अभी हमारे ये काम का नहीं है की फैक्ट्स में, हम सीधे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बिहार क्रॉसेस फर्स्ट स्टेप टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व। तो ये जो प्रपोजल है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए, उसका फर्स्ट स्टेज पास हो गया है जब NTCA ने अप्रूव किया इको सेंसिटिव जोन अमेंडमेंट को। जो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, उसने प्रपोजल को अप्रूव किया। दिस इज़ अ की स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग कैमूर द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन बिहार। तो बिहार में बाकी जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऊपर देखिए उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क, फिर नीचे आते तो यहाँ दरभंगा में है, फिर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में, फिर रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नवाड़ा में, फिर नालंदा में है, फिर बेगूसराय में है, फिर भीमबंध है, फिर विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, ये भागलपुर में, ये इंपॉर्टेंट है, और कटिहार में गोगाबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोगाबिल फेमस वेटलैंड वाला है बर्ड के लिए, ये बहुत न्यूज़ में था, ऑक्सबो लेक है ये। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हाइलाइट्स में। देखिए 1554 स्क्वायर किलोमीटर में, और ये बॉर्डर करता है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट, कैमूर प्लेट्यू में लोकेटेड है, बाकी इससे ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं रखना है, हम सीधे की फैक्ट्स में आते हैं।
यदि ये अप्रूव फाइनली पूरा अप्रूव हो गया तो बिहार का फर्स्ट टाइगर रिजर्व होगा और इंडिया में 59th टाइगर रिजर्व होगा। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस की बात की जाए तो उनके गाइडलाइंस में प्रोसीजर्स बताए गए हैं फॉर डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स। प्रोजेक्ट टाइगर इज़ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके हैबिटेट को, और इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट IBC टू ऑर्गेनाइज 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ऑन 22 अगस्त 2025। तो जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है न्यू दिल्ली में, वो ऑर्गेनाइज कर रही है 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स 22 अगस्त 2025 को नालंदा हॉल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में, और किसके कोलैबोरेशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर मिलके। और इस बार का थीम क्या है, विजडम ट्रांसमिशन इन बुद्धा धम्मा इन द 21st सेंचुरी। और कॉन्फ्रेंस के फोकस एरियाज क्या क्या है, रोल ऑफ अशोका इन डिसिमिनेशन ऑफ बुद्धा धम्मा। फिर उसके बाद है गुरु शिष्य परंपरा के उस पर डिस्कशन होगा। अब की फैक्ट्स में आते हैं, जो PM का पंचामृत डॉक्ट्रिन है उसमें क्या क्या है, सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता। तो ये किस सेंस में पढ़ रहे हैं हम, कल्चर प्रमोशन है ना उसके लिए। फिर मौर्यन एम्परर अशोका इज नोन फॉर बुद्धिस्ट एडिक्ट्स अक्रॉस इंडिया, प्रोपगेटेड धम्मा टू सेंट्रल एंड साउथ एशिया। और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स इंडिया में कौन कौन सी हैं, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर और नालंदा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब अपन आते हैं, यहाँ पे हमारा खत्म हुआ प्रीलिम्स वाला टॉपिक। अब हम आते हैं मेंस के दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में। फर्स्ट इज अ वॉर गेम चेंजर इन अ बैटल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया। तो अभी क्या है, जो इंडो पैसिफिक, तो अभी जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का और उससे कैसे वॉर शेप हो रहा है, रीशेप हो रहा है, स्ट्रैटेजिक इक्वेशंस कैसी शेप हो रही है, हम बेसिकली वो पढ़ेंगे स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है हम इस एडिटोरियल में उसको देखेंगे। तो अभी क्या है, जैसे नोगोर्नो काराबाख जो आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में डिस्प्यूट है, और जैसे इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पता चला कि कैसे जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं वो कैसे एसेंशियल प्रिसिशन स्ट्राइक्स करने में हेल्प करते हैं, मतलब जो भी नेशन करता है। इंडिया का एम है फिल करना है कैपेबिलिटी गैप्स इन हाई एल्टीट्यूड सर्विलियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्राइक सिस्टम काउंटर करने के लिए चाइना और पाकिस्तान को। अब की हाइलाइट्स की बात की जाए तो इंडिया का मॉडर्नाइजेशन ड्राइव क्या क्या है। इन 2024 इंडिया फाइनलाइज्ड एन ऑर्डर फॉर 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स, स्काई गार्जियन एंड सी गार्जियन फ्रॉम US टू एनहांस मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथन बायलेटरल डिफेंस टाइज। क्या स्ट्रेंथन करने के लिए, बायलेटरल डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए। करंट प्लेटफॉर्म्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हेरॉप लॉइटरिंग म्यूनिशन, हेरॉन UAV, इंडिजीनियस मॉडल्स, लेकिन ये लेस एडवांस्ड है जो USA के और टर्किश ड्रोन से यदि हम कंपेयर करें तो। इंडिया का जो सिस्टम है वो कैपेबल है लार्ज पेलोड डिलीवरी के लिए ड्यूरिंग प्रिसिशन स्ट्राइक्स एंड स्मॉलर कॉस्ट इफेक्टिव UAVs फॉर टारगेटेड मिशंस। अब ग्लोबल ड्रोन मार्केट और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन की बात की जाए तो USA लीड करता है एडवांस ड्रोन्स में और फेस करता है एक्सपोर्ट लिमिटेशंस अंडर MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिसमें वो गैप लीव कर देता है मार्केट शेयर में। टर्की और चाइना आर फिलिंग द एक्सपोर्ट गैप वाइल टर्कीज बरियाक्तार ड्रोन्स एमर्जिंग एज अ प्रिफर्ड चॉइस फॉर मेनी नेशंस। तो ये टर्की का ड्रोन है, वो काफ़ी नेशंस खरीद रहे हैं। फिर इंडो पैसिफिक में ड्रोन के क्या डायनेमिक्स हैं, तो मेनी इंडो पैसिफिक नेशंस फेस सिमिलर हाई एल्टीट्यूड ब्रॉडर एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी नीड्स एज इंडिया, ड्राइविंग डिमांड फॉर सर्विलियंस एंड कॉम्बैट UAVs। तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। The region's contested maritime space and territorial disputes make drones critical for asserting sovereignty and protecting economic interests. तो economic interest भी प्रमोट करने में हेल्प करती है। अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में, तो इंडिजीनियस डेवलपमेंट, हम इंडिजिनाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे R&D में टू बिल्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस UAV एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो सूट करेगा इंडिया के टेरेन को। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स बिल्ड करेंगे जिसमें हम एक्सपैंड करेंगे टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद ट्रस्टेड पार्टनर्स सच एज इजराइल, फ्रांस और जापान। एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे जिसमें हम एम करेंगे टू डेवलप एक्सपोर्ट रेडी UAVs टू कैप्चर अ शेयर ऑफ इंडो पैसिफिक ड्रोन मार्केट। और इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन विद AI, इनकॉर्पोरेट करेंगे AI ड्रिवन टारगेट रिकॉग्निशन एंड ऑटोनॉमस नेविगेशन टू कीप पेस विद ग्लोबल एडवांसेस। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट उसमें आते हैं, इंडिया एंड सिंगापुर टू बूस्ट टाइज इन की एरियाज फ्रॉम हेल्थ केयर टू टेक्नोलॉजी।
ठीक है। तो इंडिया और सिंगापुर ने कंक्लूड किया है 10 एग्रीमेंट ड्यूरिंग द 3rd इंडिया सिंगापुर राउंड टेबल मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस। तो देखो अगेन दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अपन इसको सिर्फ थोड़ा सा मतलब अपन करंट अवेयरनेस देख रहे हैं ना, बेसिक अवेयरनेस, तो उसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, बट ये मेन्स आंसर राइटिंग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो 6 मेंबर डेलीगेशन आया था उस टाइम में साइन हुआ, तो सिंगापुर डेप्यूटी पीएम गान किम योंग के साथ जो 6 मेंबर डेलीगेशन आया था वो, और जो डिस्कशंस हैं वो उसने रीइंफोर्स किया बायलैटरल टाइज अंडर इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब की हाईलाइट्स क्या है कि प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कौन कौन से हैं। एग्रीमेंट्स में आया कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, स्किल डेवलपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी। की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल की बात की जाए तो अंडर सी केबल टू कैरी सोलर एनर्जी फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर, मतलब बेसिकली हम सी रूट के थ्रू सोलर एनर्जी भेजेंगे इंडिया से सिंगापुर और डाटा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो बोथ साइड्स ने रिव्यू किया फर्स्ट ISMR और सेकेंड ISMR जो सिंगापुर इंडिया के बीच में साइन हुआ था। 6 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन कौन कौन से, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी जो भी हमने ऊपर देखा, डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर और मेडिसिन, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की बात की जाए तो इंडियन डेलीगेशन उसमें कौन कौन था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। और सिंगापुरियन डेलीगेशन के जो मिनिस्टर्स थे वो कौन कौन से सेक्टर्स से रिलेटेड थे, ट्रेड, इंडस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स, मैन पावर, होम अफेयर्स और ट्रांसपोर्ट। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रेफरेंस में है। ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है कि हम क्या कर सकते हैं दोनों के रिलेशंस को और अच्छा करने के लिए, तो एक्सेलरेट करेंगे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि एक्सपीडिएट करेंगे अंडर सी केबल एंड ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को एनर्जी सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए, एक्सपैंड करेंगे डिजिटल कोऑपरेशन को जिसमें इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड रहेंगे AI, फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर पार्टनरशिप्स को बढ़ाएंगे, लॉन्च करेंगे जॉइंट R&D प्रोग्राम्स इन फार्मा, टेलीमेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे क्रॉस बॉर्डर स्किल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वर्कफोर्स मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए, और रीजनल इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें इंडिया सिंगापुर कोऑपरेशन को एक मॉडल की तरह यूज़ करेंगे आसियान के साथ रिलेशंस को डीपेन करने के लिए। तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के आज के न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट रहे हैं। तब तक आप लोग इस चीज़ों को जो आज मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।